आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। देख रहे हैं इश्क़ वफ़ा लास्ट एपिसोड। हेलो प्यारे दोस्तों, आज अंतिम भाग शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी बातें करना चाहते हैं। आपसे कल सवाल किया था तो हमारे प्यारे दोस्तों ने उसका जवाब दिया, काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप सभी का जवाब कि प्यार करने का अधिकार सभी को है, मन खुश हुआ। जी ने लिखा है, हक तो सभी को है, पर मैंने कितनी स्टोरी में, कितनी ही कहानियों में पढ़ा देखा कि सारी स्टोरी बड़े लोगों की। इनके स्टोरी सुनते पढ़ते खुद के दिल दिमाग में ख्याल आता है कि प्यार बस बड़े लोगों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए नहीं। आने जी, हम आपको कहना चाहेंगे कि गरीब लोगों की मोहब्बत में हद से ज़्यादा शिद्दत होती है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अमीर लोगों के प्यार में शिद्दत नहीं होती, लेकिन वो अपनी अमीरत में थोड़े उलझे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पावर है उसका प्यार प्यार और गरीब लोगों का प्यार बेकार। इश्क़ वफ़ा एक मिडिल क्लास हीरो की ही रियल बेस्ड स्टोरी है, जो कहानी के सांचे में ढालकर आपके सामने पेश की गई है। बिजनेसमैन, ऑफिसर, कुंवर, हीरोज़ की कहानियाँ तो आप काफ़ी पढ़ और सुन चुके हैं, तो सिर्फ कहानियों तक ही सीमित होता है। हम लिख तो देते हैं ऐसी कहानियाँ, लेकिन उनका वास्तविकता से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, जो सिर्फ कहानी के तौर पर ही अच्छी लगती है। लेकिन इश्क़ वफ़ा किसी शख्स की सच्ची कहानी है, एक सादा से शख्स की सादी सी पारिवारिक प्रेम कहानी, जिसने पूरी तरह सच्चाई से रूबरू करवाया। तो आपको भी मोहब्बत करने का पूरा पूरा अधिकार है आने जी। प्रीति जी हमारी प्यारी सी दोस्त लिखती हैं, प्यार करने का हक तो सभी को है, पर मुकम्मल होना ना होना किस्मत पर। कई बार कुछ मजबूरी की वजह से हमें दूर होना पड़ता है जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और कभी बार वो ही हमें छोड़ देता है। आपके कमेंट से भी काफ़ी अपनापन महसूस हुआ कि प्यार करने का हक तो सभी को है, पर मुकम्मल होना ना होना किस्मत की बात है। बिल्कुल सही बात। हमारी आओ सुनाओ कहानी फैमिली में भी बहुत लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन मोहब्बत जैसी खूबसूरत चीज़ से सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन जो लोग बेवजह अपनी मोहब्बत को छोड़ जाते हैं, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि आप एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं। आप बस खुश रहें, हमारी यही दुआ है। आप खुश तो हम खुश। बाकी नीलम जी, काव्या जी, फातिमा जी, ज्योत्सना जी, वंदना जी, शिल्पा जी, मधु जी, सुनीता जी, ग्रेसी जी, अनामिका जी, गीता जी, गोविंद जी, रेणु जी, भारती जी, शरणजीत जी, पूजा जी, गौतम जी, देवा जी, सरबजीत जी, अंजलि जी, रानी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे आप सभी से, युवराज श्रद्धा का कोई प्लॉट आया माइंड में तो ज़रूर आएंगे उनकी कहानी, लेकिन जब तक आप दूसरे किरदारों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो कैसे पसंद आएंगे बाकी किरदार। हर किरदार अपने आप में खूबसूरत होता है, हर एक की अपनी एक अलग कहानी होती है। अब हमारी कहानियों के मुख्य नायक नायिकाओं के नाम आप लोगों में से ही होंगे, क्योंकि हमें आप सभी के नाम बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो हम आपके नाम अपनी कहानी के मुख्य पात्रों को दे सकते हैं, बताइएगा ज़रूर। काफ़ी वक्त लिया है आपका, उसके लिए माफ़ी दोस्तों। तो चलिए इश्क़ वफ़ा के अंतिम भाग की ओर। कसम है जो तुमने मेरी मॉम या डैड से कोई बात की, देखना मैं साफ मुकर जाऊंगी कि किसी कंचन नाम की लड़की को मैं जानती भी हूँ। वो कुर्सी से तौलिया उठाकर वॉशरूम में घुस गई और कंचन हॉस्पिटल के लिए निकल गई, और नेहा ने अपना सर पकड़ लिया। फिलहाल नेहा को अपना जहन बिल्कुल खाली लगने लगा। आरोही और विवान की शादी की तारीख तय हो गई थी, अब बीच में सिर्फ 18 दिन ही बाकी थे। नेहा के दिमाग ने फौरन बस इतना काम किया कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सबको साक्षी और चांदनी को बता दिया। और उन बेचारों के लिए तो आरोही और अंगद की मोहब्बत का मामला भी कम धमाकेदार नहीं था, ऊपर से ये नई मुसीबत। इस वक्त तीनों सर जोड़े बैठी थी। मेरे ख्याल से हमें इंदु आंटी और दीपा आंटी से बात करनी चाहिए। कसम की बेड़ियां तो तुम्हारे पैरों में हैं, हम दोनों तो आज़ाद हैं, साक्षी ने पहले एडवाइस दी। नहीं, मॉम और आंटी से पहले एक शख्स और है जिसे ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। चांदी ने अपनी सोच भरी निगाह उन दोनों पर जमाई तो नेहा से सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। हालात और सच्चाई बताते हैं कि आरोही की जिद और सख्ती के पीछे हंसराज अंकल के व्यवहार से ज़्यादा अंगद के बेरुखी का हाथ है। अगर वो आरोही के साथ ऐसा ना करता तो ये कभी भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हमारे पैरों में कसम की बेड़ियां ना डालती। सोचो अगर अंगद ने आरोही का दिल ना तोड़ा होता तो इस वक्त हालात कितने अलग होते। यही आरोही शादी रुकवाने के लिए सबसे आगे होती। चांदी ने काफ़ी गहरी बात बोली तो नेहा और साक्षी ने लगातार हाँ में सर हिलाया।
हाँ, और अब मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। नेहा ने बात आगे बढ़ाई। किसी को भी कुछ बताने का उस वक्त फायदा नहीं है जब तक आरोही अपने बिहेव में बदलाव पैदा न कर ले, वरना जैसा कि उसने कहा वो साफ मुकर जाएगी। देखते हैं अंगद की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद दीपा आंटी और हंसराज अंकल को बताएंगे और ज़रूरत पड़ी तो कंचन की मदद भी लेंगे। ओके, तुम ही अंगद के ऑफिस फ़ोन मिलाओ और देखो तुरंत ही सारी बात उगल दो। हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाँ, नेहा ने दीवार घड़ी पे नज़र डालते हुए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। रिसेप्शन पे बैठी लड़की ने फ़ौरन ही कॉल अंगद की तरफ ट्रांसफ़र कर दी। नेहा ने उसे नमस्ते की और वो उसे पहचान गया। उसने भी बिना वक्त बर्बाद किए सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उल्लास से आरोही के सद रवैये और मौजूदा हालात पर डिटेल से रोशनी डाली। अंकल ने मुकम्मल खामोशी और सब्र से पूरी बात सुनी, लेकिन जवाब में कहा तो सिर्फ ये कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे दोबारा बात करूँगा, और फ़ोन बंद। नेहा हैरत से फ़ोन को देखने लगी। अजीब ना समझ में आने वाला जवाब था अंगद का। मतलब कुछ भी सोचना, कोई भी अंदाज़ा लगाना इस वक्त बहुत ही मुश्किल था। नेहा ने बहुत ज़्यादा बेचारगी के से साक्षी और चांदनी की तरफ देखा। वो दोनों बिना सुने ही समझ गई कि बात कुछ उपयोगी साबित नहीं हुई। अंगद, हंसराज जी ने मन ही मन बहुत ज़्यादा नफरत से उसका नाम दोहराया। हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी लॉक करके जैसे ही वो मुड़े, अंगद को दरवाजे से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते देखा। हो सकता है किसी मरीज से मिलना हो। खुद को तसल्ली पेश करते वो आगे बढ़े। वो यहाँ विवान से मिलने आई थी। रिसेप्शनिस्ट ने सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया। अब वो उन्हें पहचानती थी और वो कभी अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए नहीं कहा। हंसराज जी सीधे विवान के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुला था। उन्होंने अभी हैंडल पे हाथ भी नहीं रखा था कि आवाज़ ने उनके पैर जकड़ लिए। सच को छुटलाने से तुम्हारे इरादे पर पर्दा नहीं पड़ जाएगा विवान। मैं सब जान चुका हूँ कि आरोही का इस्तेमाल तुम किस मकसद के लिए कर रहे हो। अंगद की बुलंद आवाज़ में बेखौफी बहुत साफ थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विवान की गुस्सैली आवाज़ बाहर खड़े हंसराज जी के कानों से टकराई। तुम तो आरोही की मोहब्बत के दावेदार बनकर माला आंटी के घर बल्कि मेरे कमरे तक आ गए थे। फिर क्या हुआ ऐसा कि तुम एक मासूम लड़की को इतनी बड़ी सज़ा देने का इरादा किए बैठे हो? अंगद का लहजा अभी भी कठोर था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बोले जा रहे हो? कहा था तुमसे दोबारा मुझे दिखाई मत देना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की, और ये घटिया प्लान लेकर आए हो जिसका न सर न पैर। विवान बुरी तरह उस पर बरस पड़ा। जिस सच को मानने से तुम इनकार कर रहे हो वो तुम्हारे किसी बहुत अपने ने हमें बताया है, और जल्द ही वो अपने आप को एक्सपोज भी कर देगा। और याद रखो विवान, मैं अगर अपनी मोहब्बत से दूर हुआ था तो सिर्फ हंसराज अंकल की वजह से। इस भूल में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी धमकियों ने मुझे पीछे हटने पर मजबूर किया था। आज अगर मैंने अपने वजूद पर इल्ज़ाम सहे, इंसल्ट बर्दाश्त की, अपनी मोहब्बत, अपनी आरोही को खो दिया, यहाँ तक कि हंसराज अंकल तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और मेरे साथ जो सलूक उन्होंने किया, मैंने उसकी भनक भी आरोही को लगने नहीं दी और चुपचाप उसकी ज़िंदगी से निकल गया। और तुम शादी के अगले दिन तलाक देकर सिर्फ अंकल से बदला लेने की खातिर उसे वापस भेज दोगे? ऐसी बेहुदा हरकत के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? अपनी बात थोड़ी सही कर लो। दीवान अजीब अंदाज में हंसा। अगले दिन नहीं भेजूंगा तलाक देकर। हाँ, जब तक अपनी जायदाद, अपने हक की एक एक पाई उसके बाप से निकलवा ना लूँ। डोंट वरी, उसका पूरा ख्याल रखूंगा। जायदाद में अगले दिन किसी भिखारी के नाम कर दूं, लेकिन उस लालची बुढ़े को एक पैसा हजम नहीं करने दूंगा जिसने मेरे ही दादा से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के मेरे बाप के हाथ पर भीख की तरह सुलह रखकर एहसान जताया। अब इतनी सज़ा तो उसका हक बनती है। आरोही का इस सारे मामले से कोई मतलब नहीं है विवान। तुम बिना वजह। अंगद के आगे के शब्द मुंह में ही रह गए जब विवान ढीठपन से बोला, हिसाब किताब तो उसकी तरफ भी निकलता है। मेरे नाम की अंगूठी पहनकर आज भी तुम्हारे लिए आहें भरती है, तुम्हारी यादों में जीती है। भूल जाओ कि उसे बख्श दूंगा। वैसे जवाब नहीं तुम्हारी इश्की वफा का। वो तंज भरे अंदाज में हंसा जिसे हंसराज अंकल के हाथों इतने रुस्वा होकर उस घर से निकले, आज उन्हीं की तरफदारी करने यहाँ पहुँच गए। बड़े बड़े आशिक देखे, लेकिन तुम सिंगल पीस हो कसम से। वो बेशर्मी से हंसे गया। मगर अफसोस तुम्हारा ये इश्क़े वफा उसे तो नजर आ सकता है जिसकी आंखों पर लालच की पट्टी ना बंधी हो। हंसराज मित्तल को तो कतई दिखाई नहीं देगा। मैं यहाँ अपने प्यार का इंसाफ वसूल करने नहीं आया, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। अब कुछ नया सोचो। जस्ट शट अप, विवान पूरी तेजी से चिल्लाया। मेरा प्लान फेल करने वाले को मैं इस दुनिया से विदा कर दूंगा, समझे तुम? बेहतर यही होगा कि अपनी ज़बान बंद रखो, और अगर नहीं रखोगे तो नुकसान फिर तुम्हें भी होगा। हंसराज अंकल को तुम्हारे खिलाफ भड़काना मेरे लिए चुटकियों का काम है, और तुम खुद देख लोगे कि जिस अंकल की इज्जत में कि मैं धज्जियां बिखेरने वाला हूँ, वो अपने हाथों अपनी बेटी मेरे साथ विदा कर देगा। क्योंकि आरोही को मेरे साथ बहाने का जो सौदा उसके दिमाग में समाया है वो इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं है, समझे तुम? उसने भद्दे तरीके से हंसते हुए अंगद को चैलेंज किया।
तभी हंसराज जी पूरे दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गए और उन्हें देखकर विवान की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उसको ये समझने में देर नहीं लगी कि वह सब सुन चुके हैं। किचन की खिड़की पोष में खुलती थी। गाड़ी से उतरने वाले दो लोगों को एक साथ देखकर दीपा जी का मुंह हैरत से खुला और बेयकीनी की हालत में वो खिड़की के नजदीक आई। हंसराज जी के साथ वो दूसरा शख्स बिना किसी शक के अंगद था। वो अंगद जिसे उनकी आंखों के सामने उनके पति ने बेइज्जत करके उनकी मां के घर से निकाला था। और अब हंसराज जी बाकायदा अंगद के कंधे पे हाथ रखे मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। ये दृश्य किसी पहेली से कम नहीं था। वो भागकर किचन के दरवाजे में आई। हंसराज जी अंगद को लिए कॉरिडोर में दाखिल हुए। अंगद ने उनका अभिवादन किया और हंसराज जी उसे लिए ड्राइंग रूम में अंदर आ गए। वो अभी तक वहीं के वहीं खड़ी थी। जब 2 ही मिनट में वो वापस आए, दीपा जी को कंधे से थामकर दोबारा किचन में ले गए और उन्हें विवान के नापाक इरादे के बारे में सब कुछ बता दिया और विवान से आरोही का रिश्ता खत्म होने की खबर सुनाई। बात बहुत हद तक समझ में आ गई। पहले सुलझ चुकी थी। वो खुशी और हैरत के मिले-जुले भाव से उन्हें देख रही थी। जी, वो आरोही और साक्षी आज सुबह मम्मी के यहाँ गई हैं। पिछली रात ही मम्मी आई और रोशनी यहाँ आई हैं, कोई 3-4 दिन के लिए। ये तो और भी अच्छा है, वो सोच भरे अंदाज में बोले। हम सब भी वहीं चलते हैं। मुझे मम्मी से अपने व्यवहार की माफ़ी मांगनी है और उन्हें बताना है कि आरोही के लिए उनका चयन ही सही था। जी चलते हैं, मैं अभी आई। अंदरूनी खुशी को दबाती वो केशव को बताने अंदर बढ़ गई। माफ़ी के कुछ बोल भी जाने कैसी ताकत अपने अंदर रखते हैं। सारी गलतियां, सारे ऐब जैसे परिंदों के पैरों से बंधे कहीं आसमानों में उड़ जाते हैं और अपनों के दिलों में रह जाती है हकीकी खुशियाँ, सच्ची मुस्कुराहटें। हंसराज जी ने खुले दिल से माफ़ी मांगी और माला जी ने ये कहकर कि वो कभी उनसे नाराज़ थी ही नहीं, माहौल की खुशी और बढ़ा दी। माँ आरोही नजर नहीं आ रही। किसी ने अंगद के दिल का सवाल पूछा और उसकी धड़कनें मानो कान बन गई। बहुत देर से छत पर है, आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ आई है ना। पूरे घर में यूं घूम रही है जैसे एक एक चीज़ को संवारना चाहती हो। माला जी ने मुस्कुरा कर कहा। साक्षी ने दरवाजे में खड़े केशव को एक नज़र देखा और उठकर उसके करीब आई। प्लीज़ ज़रा अंगद भाई को किसी बहाने बाहर ले जाओ, उसने धीरे से कहा। क्यों? उसकी आवाज़ से भी वो जैसे किसी ख्याल से बाहर निकला। कोई ज़रूरी काम है? उसने मुस्कुराकर बातों में बिजी अंगद की तरफ देखा तो केशव कुछ कुछ समझते हुए हंस पड़ा। ठीक है, लाता हूँ। साक्षी बाहर आ गई और कुछ मिनट में ही केशव भी अंगद को लिए वहाँ आ गया। शुक्रिया, अब उन्हें मेरे हवाले कर दो और तुम प्लीज़ इंदु आंटी और नेहा वगैरह को तो फ़ोन करके बता दो। यहाँ इतना सब कुछ हो गया और उन्हें किसी बात की खबर ही नहीं। नेहा वैसे भी बहुत परेशान थी। फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी उन्हें खुद ले आता हूँ। उसने गाड़ी की चाबी सामने लहराई। इतनी मेहरबानी, हे भगवान। साक्षी की आंखें फैल गई। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वह सर खुजाता गोल मोल मुस्कुराहट होंठों पे सजाए मुड़ गया और साक्षी उसके पीठ को देखते मुस्कुरा दी। मोहब्बत सच्ची हो तो दिल से दिल तक का सफ़र कितनी आसानी से तय हो जाता है। साक्षी की खामोश मोहब्बत आखिर केशव के दिल पर दस्तक देने में कामयाब हो गई थी। वो इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अंगद की तरफ मुड़ी जो सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। आइए अंगद भाई, हम आरोही के पास चलते हैं। लेकिन वो तो छत पर, अंगद धीरे से बुदबुदाया। जी हाँ भाई, वहीं चलते हैं। सबसे पहले ये खुशखबरी आप ही उसे सुनाएंगे। लेकिन अंगद ने कुछ सोचकर पीछे देखा। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या फिर, मैं साथ हूँ ना। वो ज़बरदस्ती उसे खींच लाई। वो शायद अंदर है। साक्षी अधखुले दरवाजे को देखकर बोली। आप अंदर जाइए, मैं वहाँ टेरेस पर हूँ। वो दरवाजे के सामने से गुजर कर आगे बढ़ गई। अंगद ने हाथ से हल्का सा दबाव दिया, दरवाज़ा तरीके से खुल गया। सामने बेड की बैग से टेक लगाए वो बैठे बैठे सो गई थी। डायरी और पेन सामने गोद में रखे थे। शायद कुछ लिखते लिखते उसे ऊँग आ गई थी। अंगद ने बिना आवाज़ किए राइटिंग टेबल की कुर्सी उठाकर बेड के करीब रखी और बहुत ज़्यादा आरामदेह हालत में पीठ टिकाकर गौर से उसे देखने लगा। हल्के कास्नी रंग के सूट में वो लेवेंडर की खिली हुई सी डॉल लग रही थी। बाल एक ढीले हेयर बैंड में बांधकर उसे दाएं कंधे के सामने निकाल रखे थे। खनी पल के एक पल को हिली, खुद पे किसी नजरें महसूस करने के एहसास से शायद उसकी आंखें खुली। कुछ लम्हे वो ख्वाब सी की हालत में बैठी अंगद को देखती रही, फिर एकदम जैसे हड़बड़ा कर उठ गई। वो हल्का सा मुस्कुराया और घबरा कर बेड से उठती दुपट्टे में उलझती वो लड़खड़ा कर गिरने लगी तो अंगद ने हाथ बढ़ाकर उसे संभाल लिया और तब जैसे हकीकत में वो जागी। अब सचमुच? अंगद के छोड़ने बेयकीनी की हालत को एकदम से यकीन में बदला। जरा पानी के छींटे मार लीजिए चेहरे पर, फिर डिटेल्स में बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों और कैसे आया हूँ। आप? हैरत से फिर दोहराया। जी मैं। चलिए अब। जी मैं ठीक हूँ। वो फिर से बैठ गई। कहाँ ठीक हो? ऐसा मुरझाया चेहरा तो छोड़कर नहीं गया था। वो अब उसकी आंखों में देखते हुए उसे नर्वस कर रहा था। मैं तो वैसी हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रही तो और बात है। वो चिढ़ गई। हाँ, मुझे कहाँ अच्छी लगती हो, बात तो ठीक है।
उसने झटके से सर उठाकर अंगद को देखा। पिछले कुछ महीनों से यही इल्जाम है ना मुझ पे? वो मुस्कुराया तो बात आरोही की समझ में आ गई। मैं अभी आती हूँ। वो उठकर वॉशरूम चली गई और कुछ मिनटों में ही दुपट्टे से चेहरा साफ करती बाहर आ गई। नानू को पता है आपके आने का? उसे ये ख्याल शायद बाथरूम में आया और बाहर आते ही पूछ लिया। जी पता है, बाकी घर वाले भी यहाँ मौजूद हैं। मतलब? आरोही को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि अंगद जरूर यहाँ नानू से मिलने आया होगा और यहाँ कमरे में शायद अपना कोई सामान उठाने आया होगा, और वो आके सोच पाती कि अंगद उसकी उलझन समझते हुए बोल पड़ा। इजाज़त हो तो ज़रा डिटेल्स में समझा दूँ। वो अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। आरोही कुछ ना समझते हुए उसे सिर्फ हैरानी से देखने लगी। तभी अंगद ने उसका बायां हाथ प्यार से अपने हाथ में लेकर विवान की पहनाई गोल्ड और डायमंड की अंगूठी निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। अब इसे उंगली में सजाए रखने की आगे जरूरत नहीं है। हंसराज अंकल ने आपका रिश्ता खत्म कर दिया है। उसने फिर हैरानी से अंगद को देखा। तो क्या उन्हें? जी, उन्हें विवान के बदला लेने के नापाक इरादे का इल्म हो चुका है और वो ये रिश्ता पूरी तरह से तोड़ आए हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? वो ऐसे डियर कि आप तो कंचन के खुलासे का किसी राज की तरह हिफाजत करने वाली थी। ये तो भला हूँ नेहा का, जिसने वक्त पर कॉल करके मुझे सारी डिटेल्स बताई और मैं अगले ही दिन विवान से मिलने उसके अस्पताल पहुँच गया, जहाँ कुछ देर बाद हंसराज अंकल न सिर्फ इत्तेफाक से आ गए बल्कि उन्होंने हम दोनों की बातचीत भी सुन ली। ये भी भगवान की खास कृपा हुई हम पर। कोई इंसान पूरी दुनिया से कहे को झुटला सकता है लेकिन अपनी कही बात से नहीं मुकर सकता। मैं और तुम लाख सर पटक लेते लेकिन हंसराज अंकल विवान को गलत समझने के बजाय उसे हमारी कोई सोचे समझे प्लानिंग समझ लेते। लेकिन जब विवान ने खुद अपनी ज़बान से कबूल किया कि हाँ, ये वो आरोही को सिर्फ बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सब बातें हंसराज अंकल जी ने खुद अपने कानों से सुनी। अंगद ने सारी बातें आरोही को बता दी लेकिन हंसराज अंकल और विवान की आपस की बात सिरे से गोल कर दी। उनकी आपसी बातें अंगद के उसके सामने जिक्र नहीं किया, क्योंकि किसी भी इंसान को उसकी औलाद की नज़र में शर्मिंदा करना सरासर छोटापन हो सकता है, और अंगद की सोच न तो छोटी थी और ना ही तुच्छ थी। अंगद गहराई से समझने वाला समझदार शख्स था। मामले की नाजुकता पर उसकी खूब गहरी निगाह थी। हंसराज अंकल इस हद तक तो ज़रूर कसूरवार थे कि उन्होंने अपने पिता के दोस्त के बेटी और उनके बीवी बच्चों का हक मार लिया था। उन सबकी अब तक की सभी बदकिस्मती, निराशा और अपने बाप से प्यार से वंचित करके उन्हें दूर रखने के जिम्मेदार सिर्फ वही थे। हालांकि जब अपनी औलाद भेंट चढ़ने लगी तो उनकी अंतरात्मा चौकन्नी हो उठी। तभी अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए खुले दिल से विवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और उससे उसकी जायदाद लौटाने का वादा भी किया। अब अंगद इस किस्से को भूल जाना चाहता था। इन बातों का आरोही से जिक्र करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन मेरे डैड आपको यहाँ क्यों लाए? आरोही की जान अभी भी इस पर थी, लेकिन और अगर मगर से छूट ही नहीं रही थी। मैंने अपनी इतनी अच्छी वकालत की, उन्हें लगा शायद यही मेरी बेटी का बेस्ट जोड़ है। वो अब शरारत से मुस्कुराने लगा। तो आपने उन्हें असल बात बता दी होती। असल बात? अंगद ने दोहराया। वो क्या? कि आपकी मम्मी इस रिश्ते से राजी नहीं होंगी। आरोही ने घनी लंबी पलकें उसके चेहरे पर जमा कर कहा। अच्छा? अंगद का सवालिया अंदाज बहुत ज़्यादा हैरत लिए हुए था। और ये बात तुमसे मेरी मम्मी ने कही होगी? नहीं। वो घबरा गई। आपके हरे भरे दिमाग का आपके हिसाब से ठीक ठीक अंदाज़ा होगा। अब वो हंस रहा था जबकि हैरान होने की बारी आरोही की थी। मतलब ये वजह भी नहीं थी तो फिर अंगद क्यों बदल गया था? क्यों अचानक से ऐसे चला गया था? उसके जहन में जन्मे सवालों ने अभी भी धमा चौकड़ी मचा रखी थी। आओ बाहर चलते हैं। एक साथ कमरे में रुकना अंगद को कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। वो कमरे से निकलकर टेरेस पर आ गया। साक्षी अब वहाँ नहीं थी। आरोही धीरे से चलते उसके करीब आई। टेरेस से नीचे लॉन और सामने गेट का दृश्य बहुत साफ था। अंगद को बहुत दिन पहले की एक सुबह याद आ गई। उसके लब मुस्कुरा उठे। उसने ग्रिल पर हथेलियाँ जमाकर दूर तक देखा। आप क्यों चले गए थे अंगद, और अब विवान की हकीकत मालूम होने पर अचानक वापस आना? सब भूल जाओ आरोही। उसने फौरन बात काटी। क्या हमारे सुकून और इत्मीनान के लिए यही काफ़ी नहीं कि कुदरत ने हमारे मिलने की राहें हमारे हक में कर दी हैं? नहीं, ये तसल्ली काफ़ी नहीं है। आरोही ने फौरन उसकी बात को रद्द किया। मैं उन बातें को कुछ माह की तकलीफ भुला नहीं सकती। वो हरगिज़ सुलह पर राज़ी नहीं थी। उसके लहजे में शिकवा, नाराज़गी और बेचारगी थी। अंगद ने हार मानने वाले अंदाज में उसे देखा। आप माला आंटी से पूछ लो या फिर अपनी मॉम से। जी? वो हैरान हुई। उन्हें क्या मालूम है, और मुझे छोड़कर जाने की बात आपने उन्हें क्यों बताई? हैरत आरोही के चेहरे से जाहिर हो रही थी। ऊपर से एक के बाद एक सवाल। ओके बाबा, सब बताता हूँ। वो सीधा होकर पूरी उसकी तरफ मुड़ा और गौर से उसकी आंखों में देख, जिसे चमकती निगाहें ये सब जानने के लिए बेताब नजर आ रही थी। वो शाम याद है जब हम मार्केट गए थे? लाते हुए अफसोस के साथ कहा। हमारी आखिरी मुलाकात।
और उससे अगली सुबह जब मैं निकला था, आप बिना मुझे मिले केशव के साथ वापस घर चली गई थी। जी दरअसल सुबह जब मैं उठी और हम उस वक्त नाश्ता कर रहे थे तो मॉम और डैड अचानक वहाँ आ गए थे। कुछ देर बाद केशव भी अपनी बाइक पर आ गया था और उन्होंने आपको केशव के साथ घर वापस भेज दिया था। अंगद ने उसकी बात आगे बोली। जी, मॉम नानू मॉम से मिलने आई थी और मुझे उन्होंने इसलिए घर भेज दिया था कि जब वो लोग घर से बाहर निकले तो साक्षी वहाँ आ गई। उसको मॉम के हाथ के बने कढ़ी चावल खाने थे, लेकिन जब उसे मॉम डैड के यहाँ आने का पता चला तो लौट रही थी, लेकिन मॉम ने उसे वापस आने नहीं दिया तो वो घर पर अकेली थी। आरोही ने डिटेल में बताया। काश के पास सिर्फ इतनी होती, अंगद ने एकदम से कहा तो उसे परेशान होते देखा। जाने क्या मतलब था अंगद के लहजे में, मैं समझी नहीं। उस शाम विवान को हमारे एक साथ अकेले बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो मॉम से सीधे आपके घर गया और हंसराज अंकल से शिकायत लगाकर नाराज़गी जाहिर की। आपका एक पराये मर्द के साथ घूमना फिरना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और अंकल बस यही पूछने उस दिन माला आंटी के पास आए थे। आपको घर भेज दिया ताकि किसी भी बात की आपको भनक तक ना लगे। ओह, फिर क्या हुआ? नानू ने क्या कहा? आरोही ने हैरानी से पूछा। यही कि दोनों घूमने नहीं गए थे बल्कि उन्होंने खुद काम से भेजा था, लेकिन हंसराज अंकल के जहन पर विवान की बातों का असर शायद बहुत गहरा था। तभी माला आंटी के साथ उनका लहजा काफ़ी कठोर था, लेकिन कसूर उनका भी नहीं था। तब की सिचुएशन और अगर देखा जाए तो उनकी मजबूरी भी समझ में आती है। होने वाले दामाद के मुंह से बेटी के बारे में ऐसी राय सुनना उन्हें अचानक ही झटका लगा। पहले आपकी शादी का खतरे में पड़ना होगा। प्लीज़ अंगद बताइए ना, डैड ने नानू से क्या कहा? आरोही उसकी बात से चिढ़ गई। हालांकि अंगद की कोशिश ये थी कि आरोही के मन में किसी के लिए कोई शक पैदा ना हो, खासतौर पर ऐसी सिचुएशन में जबकि हालात पूरी तरह कंट्रोल में आ चुके थे। आरोही, आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर करना ज़रूरी ना होता तो मैं इन सब बातों का बताना बिल्कुल ही बेकार समझता हूँ, लेकिन आपकी ज़िद मुझे मजबूर कर रही है। बहरहाल उसने जैसे खुद को तैयार किया। अंकल ने माला आंटी से कहा कि मैं यहाँ आपके भरोसे अपनी बेटी को कई कई दिन के लिए छोड़ देता हूँ और आप उसको ये शिक्षा दे रही हैं। एक ऐसे लड़के को अपने घर में रहने की इजाज़त दे रखी है जो हमारी बेटियों पे बुरी नज़र रखता है। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा कि समीर ने तुम पर भरोसा करके अपनी औरतों से भरा घर तुम्हारे हवाले किया और तुमने ये कदर की उस भरोसे की। लेकिन जब नानू ने बता दिया था कि हम दोनों काम से बाहर गए थे तो इतना सब कुछ क्यों? वो एकदम बौखला गई। वो इसलिए कि अंकल ने जब बार बार विवान से आपकी शादी की बात कही तो माला आंटी ने उन्हें बताया कि अंगद की दादी भी उनसे आरोही के रिश्ते की बात कर चुकी हैं। आगे ये भी कहा कि अंगद पर मैं अपनी सगी औलाद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ, वो कभी कोई गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि आरोही के लिए अंगद हर सिरे से विवान से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अंकल को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था और फिर विवान वहाँ आ गया। उनके घर कैसे कैसे खुलासे थे, वो हक्का बक्का थी। हाँ, उस वक्त मैं यहाँ अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि हंसराज अंकल ने कह दिया था कि अगर अंगद आ गया और इस घर में रहा तो यहाँ उनका और उनकी पूरी फैमिली का आना जाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि दीपा आंटी भी अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकती। अब बेहतर यही था कि मैं आगे किसी से कुछ कहे बगैर यहाँ से खुद ही चला जाता। और वो विवान? अंगद इस बार खुलकर हंसा। कसम से दाद देनी पड़ेगी उस बंदे की। चीदार तो है ही, गजब का बुद्धिमान भी है। आप शायद यकीन ना करो आरोही, लेकिन उसने समीर भाई की शादी में ही भांप लिया था कि हमारे बीच कुछ खास है। यूँ तो उसने बहुत कुछ कहा था लेकिन मुझे अब ज़्यादा याद भी नहीं। लेकिन यहाँ तक आ जाने की उसकी खास वजह ये थी कि उसने हंसराज अंकल से कहा कि यहाँ होने वाले हर मामले से आरोही को हर हाल में बेखबर रखना है। वो यही चाहता था कि आरोही को कुछ भी मालूम ना पड़े। अगर वो ये बात अंकल के कान में ना डालता तो वो घर आकर यकीनन आपकी भी खूब खबर लेते। लेकिन विवान अपने प्लान को 100% कामयाब बनाना चाहता था। उसने मामले को अचानक ऐसा मोड़ दिया कि अंकल भी चक्कर में आ गए। वैसे भी विवान के छुपे इरादे से अनजान थे। विवान ने वहां मौजूद सभी लोगों से धमकी भरा वादा लिया कि अगर किसी ने भी आरोही तक ये बात पहुंचाई तो ऐसा ना हो हंसराज अंकल आपकी मॉम को तलाक दे दी। और हद तो ये है कि ये बात उसने हंसराज अंकल के मुंह से कहलवाई कि वो दीपा आंटी को छोड़ देंगे। अब जाहिर है वहाँ मौजूद सभी लोग आपकी फैमिली के हमदर्द थे। कोई भी किसी भी हाल में वादा तोड़ने की गलती नहीं कर सकता था और बस इसी वजह से मैं भी बिना कुछ कहे सुने यहाँ से चला गया। भी बदल लिया और एक हफ्ते बाद घर से वापस आकर कंपनी के फ्लैट में रहने लगा। समीर भाई सारे मामले की वजह से काफ़ी अपसेट हो गए थे। तभी उन्होंने भी हमारे घर से चले जाने का फैसला कर लिया। नानू भी नाराज़ होकर यहाँ से चली गई थी, वरना वो अपने घर के अलावा कहीं एक दिन भी रहने को तैयार नहीं होती और मुझे भी इन दिनों यहाँ कोई आने देने नहीं दे रहा था। शायद डैड को डर था कि मुझे कोई कुछ बता ना दे। अब वो सारी बातों की कड़ियाँ जोड़ने लगी। और आपके घर वाले अंकल? आरोही को अचानक ख्याल आया। उन्हें किसी बात की खबर नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। मैंने फ्लैट में रहने की वजह ऑफिस की मजबूरी बता दी थी और समीर भाई से तो किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी।
वो फैमिली वाले हो गए थे। हालांकि मेरे घर वाले इस बात पर ज़रूर हैरान हैं कि मैं तो जल्दी जल्दी इतना ज़ोर डाल रहा था रिश्ता लाने के लिए, और अब इतने माह से एकदम चुप क्यों हो गया हूँ। उसने ढीला सा होकर सांस छोड़ी। सब मेरी गलती का नतीजा है। पलकों की नमी छुपाती वो काफ़ी गमगीन सी नजर आ रही थी। उसके लिए तो हर बात नहीं थी। डैड का व्यवहार, नानू मॉम की तकलीफ, अंगद की बेइज्जती, विवान की हकीकत, सब मिलकर दिमाग पर पत्थर की तरह बज रहे थे। फिर तो मुझे भी अपनी गलतियों को कबूल करना चाहिए। अंगद ने मुस्कुराते हुए उसकी दिमागी हालत बदलने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। आपकी गलतियाँ? आरोही ने हैरत से सर उठाया। हाँ, वो धीमे से हंसा, जैसे कुछ याद आ गया हो। आपको देखने, बल्कि मुस्कुरा कर देखने और देखते चले जाने की गलती, बैकव्यू मिरर आप पर सेट करने की गलती, अपने वहमों का आपसे जिक्र करने की गलती, विवान के नाम पर अपनी जेलसी ना छुपा सकने की गलती। बस बस, वो हंसती चली गई और अंगद उसका मूड एकदम बदल जाने पर मोहब्बत और खुशी से उसके चमकते मोतियों से, दांतों और चेहरों से फूटती खुशी को देखने लगा। इस लंबी लिस्ट के आगे मेरा एक इकरार वाकई छोटा पड़ने लगा है अंगद। कोई ज़रूरत नहीं पछतावे पालने की। ये सब बातों तो खूबसूरत यादें हैं जिन्हें हम हमेशा दोहराते रहेंगे, क्योंकि इन सब बातों में कुछ भी ऐसा नहीं है आरोही जिसे भगवान न करे किसी की इज्जत पर आँच आई हो या किसी अपने का दिल दुखा हो। किसी पर दिल आ जाना और बात है, लेकिन दिल पर आ जाने के बाद दुनिया को दांव पर लगा देना और। मोहब्बत तो हर हाल में है, हवाओं में है, फ़ज़ाओं में है, चारों ओर फैली है। वो ना खुद रुकती है, ना किसी को रोकती है, वो तो बस चलती ही रहती है। एक दिल से दूसरे दिल तक सफ़र ही उसकी ताकत है। ये जो जज्बा है, जो हर सेहतमंद दिमाग में परवान चढ़ता है। मोहब्बत सिर्फ वो है जो आपको सब्र सिखाती है, बर्दाश्त पैदा करती है, कुर्बानी का सबक देती है, और वो चीज़ जो आपको बगावत पर उकसाती है, सरकशी पर उबारती है, रुसवाई की राह दिखाती है, तो मान लो वो मोहब्बत नहीं बल्कि फितूर है दिमाग का। वो ताकत नहीं बल्कि बीमार जहनों की जज्बाती कमजोरियां हैं जिन्हें मोहब्बत की आड़ लेकर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे आपसे मोहब्बत हुई तो मैं आपकी खुशी में खुश हुआ, आपके दुख में दुखी, आपकी मौजूदगी को मैंने यहाँ महसूस किया है। उसने अपने दिल पे हाथ रखा। आपकी आहट ने सहज तहज कदमों, धड़कनों पे कदम जमाए। आप नहीं तो तब भी आप हो। तो बस मैंने मोहब्बत को पा लिया, मतलब आपको पा लिया। कुदरत ने हमारा मिलना लिखा था, पर ये मेरी खुशनसीबी है। लेकिन अगर आप ना मिलती तो भी मैंने मोहब्बत को पा ली थी, और मैं मुकम्मल था और मुकम्मल ही रहता। मुझे सब्र सिखाया, और आप दिल के सीप में एक मोती की तरह महफूज हो जाती हमेशा के लिए। वो किसी एक बिंदु पर बेख्याली में बोलता चला गया। न जाने कैसी कशिश थी उसकी बातों में। आरोही पूरे ध्यान लगाकर उसकी बातें सुन रही थी, मगर अब वो मुस्कुराकर नॉर्मल हालत में आ गया था। अच्छा, तो आप क्या सोच बैठी थी? मेरी मम्मी ने आपको रिजेक्ट किया और इसीलिए मैं गायब हो गया? वो तो नेहा कह रही थी। आरोही एकदम छेप गई। और आपका दिल क्या कहता था? वो अब गहरी निगाह डाले भरपूर ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे लगा मेरा वास्ता एक बेवफा से पड़ा था, जो दिल लगी तो यूं करता है कि वक्त पड़ने पर जैसे सर धड़ की बाजी लगा देगा, लेकिन जब हाथ थामने का मौका आता है तो सर और धड़ सहित भाग खड़ा होता है। कुछ लोग बहाने से निकल लेते हैं और कुछ यूं ही गायब हो जाते हैं। वाह, क्या कहने आपके आरोही जी। हमें यकीन की आखिरी हदों पे लाके हमने सब कुछ उगलवा के जब यकीन की बारी आई तो खुद ऐसे अंदाज। क्या ये अत्याचार नहीं है? अंगद ने हल्का सा शिकवा किया। नहीं भाई, मजाक कर रही थी। उसकी हंसी में झरनों का एक बहाव सा था। तो मतलब पूरा यकीन है? वो भी अंगद बाएश्वरी था जब आरोही परेशान हो गई। हे भगवान, आप बहुत चालाक हैं। मैंने तो सीधा सा सवाल किया है, तुम्हें कोई उलझन है क्या? और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं अंगद, आपके यकीन के बारे में, तो क्या आपको यकीन है मुझ पे? आरोही ने उल्टा सवाल किया। बहुत आसान जवाब है। वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसने हौले से उसका हाथ अपने हाथ पे थामा। आप मुझसे मत पूछो आरोही, मेरी आंखों में देखो और अपना जवाब पालो। दरअसल यकीन हमारे अंदर होता है और हम उसे दूसरों के लफ्ज़ों में ढूंढते हैं। सच तो ये है कि मुझे आपसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जवाब पा लिया। आपकी नज़रों ही नहीं, आपकी हर अदा बिना मेरे सब सवालों का जवाब देती है, और मेरे यकीन का ग्राफ रोज़ाना के हिसाब से ऊपर ही ऊपर जाता है। कभी आप भी तो ऐसा महसूस कीजिए आरोही, या फिर मैं इसे अपनी ही कोई गलती समझूं कि मैं खरा नहीं उतर पाया। ना आपकी कोई गलती, ना मेरी कोई शक। दरअसल आपके यकीन की बुनियाद बहुत ठोस है अंगद, क्योंकि जिसकी तरफ पहला हाथ बढ़ा हो और जिसे यकीन दिलाया गया हो कि वो हमारे लिए कितना खास है, उसके भरोसे का डामाडोल होना ज़रा मुश्किल है। ये कुछ ऐसे असर होते हैं जो खुद ब खुद दिल में जगह पा लेती हैं। आरोही का जवाब बहुत ज़्यादा सरल था, मगर आपने मोहब्बत का जो हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने वो इज्जत से थामा था। अंगद अब समझा। आरोही हंसने लगी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वजह कुछ और है। वो क्या? अंगद की दिलचस्पी ज़ोरों पर थी। कभी कभी जो हम महसूस करते हैं उसे सुनना भी चाहते हैं।
कहते कि उसकी पलकें शर्म से झुक गई। फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं, वो फौरन बोला, भगवान ने अब हमारा ऐसा पक्का बंदोबस्त किया है, दिन भर सुनते सुनते थक नहीं जाओगी। फिलहाल तो बस आने वाली खूबसूरत दिनों के बारे में सोचो, चेहरे पर निखार आएगा। देखो तो कैसी उजाड़ विराट सूरत बना ली है कुछ माह में। वो गौर से उसकी आंखों में देख रहा था। उपटन लगा लूंगी। बिना सोचे आरोही ने भरपूर तसल्ली दी तो अंगद का कहकहा निकल गया, वैसे एक पल मेरे पास भी है, मानोगी? उसे शरारत से देखने लगा। अंगद की ये शोख निगाह उसे बेचैन कर देती थी। शादी तक रोज़ाना मुझे 1 घंटा फ़ोन पर दो, किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मुझे टोटके बताएंगे? वो शर्मिंदा से मुस्कुराहट से दूसरी तरफ देखने लगी। लोग इसे मोहब्बत कहते हैं, आप टोटका कह लो, लेकिन है बहुत कारगर। शर्त यह है कि सच्ची हो। आरोही ने भी उसकी चुटकी ली। फिर शक? अंगद ने छोटी नाराज़गी से घूरा। आपके लिए नहीं कहा, मैं तो बस राय दे रही हूँ। अंदाज में साफ शरारत छुपी थी, जैसे मैं जानता नहीं हूँ। जानते तो ऐसे ना करते मेरे साथ। वो एकदम से शिकवा कर बैठी। वो सब मेरे बस में नहीं था। माहौल में अचानक गंभीरता सी आ गई। मेरे पास एक सांसें ही रुकी नहीं थी अंगद, बाकी सब मेरे अंदर मर चुका था। वो एकदम ही पलट गई जब अंगद के सामने ठहरना मुश्किल हो गया था। जाने क्या क्या याद आने लगा उसे। मेरे साथ फिर कभी ऐसा मत करना। आई एम सॉरी आरोही। अंगद ने उसको कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। उसकी पलकें पानियों से बोझिल थी। उसने आरोही को अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने में छुपकर वो अपना दर्द आंसू के साथ आज़ाद करने लगी। आपको दुख देने का कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हालात ने बहुत मजबूर कर दिया था आरोही। अगर दिल की सुनते बैठता तो माला आंटी और समीर भाई से उम्र भर नजरें मिलाने के काबिल ना रहता। आपकी इज्जत का ख्याल उस वक्त हर मामले पर हावी था। अगर ये ख्याल ना रखता तो आज यूँ कामयाब भी ना होता। और अब इन मोटे मोटे आंसुओं को संभाल कर रखो। अंगद ने अपनी पोर से पलकों को छुआ तो चमकते तारों से कतरा उंगली पर आ पड़ा। आरोही झेपती हुई अंगद से हटकर अलग खड़ी हो गई। विदाई के वक्त काम आएंगे, उसने मुस्कुरा कर कहा तो आरोही हैरत से देखने लगी। क्या ये सब सच है अंगद? विदाई के लफ्ज़ पर आरोही का ध्यान एकदम से पलटा। हाँ बिल्कुल सच, हमारी मोहब्बत की तरह। अब तो बस घर वालों को यहाँ लाना है ताकि आरोही मित्तल को आरोही अंगद माहेश्वरी बनाने की सारी राहों को जल्द से जल्द एक बनाया जा सके। विवाह ने इतनी आसानी से हार मान लेना। अंगद अगर उसने दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो? आरोही की आंखों में डर बहुत साफ दिख रहा था। नहीं। अंगद ने ठोस अंदाज में उसके ख्याल को झुटलाया और कंधों से थामकर उसे अपने सामने खड़ा किया। विवान की बहादुरी सिर्फ उस वक्त तक थी जब तक उसके इरादे छुपे थे। अब तो उसके लिए अपने माँ बाप से नजरें मिलाना ही मुश्किल होगा। हंसराज अंकल ने मालूम कर लिया था। आपके विराज अंकल और यामिनी आंटी इन बातों से बिल्कुल अनजान थे। आया अंगद माहेश्वरी की बुजदिली भी उस वक्त तक थी जब तक उसके दूसरों का साथ हासिल नहीं था। विवान का पहला वार इसलिए कामयाब रहा था क्योंकि उस वक्त में बिल्कुल अकेला था। मजबूरन उसे वो वार सहना पड़ा। लेकिन अगर उसने दूसरा वार करने की बेवकूफ़ी की तो खुद उसका शिकार हो जाएगा। क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं स्वीटहार्ट। वो उसकी आंखों में देखकर उसे तसल्ली देने लगा। ये कैसे लोग होते हैं अंगद? वो खाली खाली नजरों से उसे देखे गई। क्या वाकई हमारे आसपास धोखे और फरेब से जाल इतनी आसानी से बुन लिए जाते हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि विवान जैसा पढ़ा लिखा इंसान ऐसे नेगेटिव सोच और बदला लेने वाले जज्बात रख सकता है। स्वीट फ्रेंड कहकर पुकारने वाला मेरे बारे में ऐसे सोच रखता था। खुद को विवान की जगह रखकर सोचो आरोही, तो शायद आपको उसकी बेबसी भी नजर आने लगे। सही है, अपने दादाजी से दूर रहकर उसके हिसाब से ये रिएक्शन था उन अत्याचार का जो उसके साथ हुए हैं। काश मेरे डैड ने उनके साथ ऐसा ना किया होता। कितनी मुश्किल से हम लोग अंकल के करीब आए थे। शायद फिर कभी हम उससे ना मिल सके। बिल्कुल गलत। नेहा, साक्षी और चांदनी खट्टी कॉरिडोर में आती नजर आई। विराज अंकल ने ना सिर्फ विवान की तरफ से अपने व्यवहार की माफ़ी मांगी है, बल्कि हमसे उनके संबंध हमेशा रहेंगे। साक्षी ने मुस्कुराकर आरोही की बात पूरी की। और विवान? आरोही की आंखों में हैरत साफ दिख रही थी। फिलहाल तो किसी तरह की खास उम्मीद तो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि नहीं कह सकते कि विवान अपने किए पर शर्मिंदा है, अपनी नाकामी पर गुस्सा। लेकिन फिलहाल उसे भी वक्त देना चाहिए। तुम दोनों की शादी सब कुशल हो जाए, तुम अपने ससुराल चली जाओ, फिर धीरे धीरे सब कुछ रूटीन में आ जाएगा। नेहा ने करीब आकर प्यार से उसे साइड हट किया। फिलहाल तो आप दोनों बस अच्छी अच्छी खबरें सुनिए। चांदनी ने तेज नजरों से साक्षी की तरफ देखा तो वो फौरन समझ गई। हाँ, और सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये कि ठीक एक माह बाद की तारीख शादी के लिए तय कर दी गई है। अंकल ने खुद समीर मामा और सचिन मामा से फ़ोन पर बात की है। और दूसरी खबर ये है कि अंगद भाई के घर वाले यहाँ आ रहे हैं सारे मामले तय करने के लिए। नेहा ने कहा तो अंगद ने खुशी और हैरत से मिले जुले भाव से सबको देखा। वाह, यहाँ तो हमदर्दों की कमी ही कोई नहीं। मेरे करने के लिए तो कोई काम छोड़ा ही नहीं। क्यों परेशान होते हैं दुल्हे राजा? नेहा ने शोखी से कहा। इतना दर्द हो रहा है आपको, अभी काम पे लगा देते हैं। मतलब? इससे पहले आरोही बोल उठी। इतनी गर्मा गर्म खबरों के बाद एक शानदार डिनर हम सबका हक बनता है, इसलिए अब आप जेब ढीली करने की तैयारी करें जीजा जी।
चलो आरोही। नेहा ने आरोही को बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींचा। अरे इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? अंगद ने सर खुजलाया। हमारा एहसान माने जीजा जी, डिनर पर साथ ले जाने की इजाज़त दे रहे हैं। फिर कल से शादी तक समाजी पाबंदियां लागू हो जाएंगी, चांदी ने ऐलान के अंदाज में कहा तो सीढ़ियां उतरती आरोही ने बेबसी से अंगद की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। कहता भी क्या भला, अब हमेशा के लिए खुशी हासिल होने की खुशी में छोटी मोटी पाबंदियां भला क्या मायने रखती थी। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। शादी के हर फंक्शन को अच्छे से एंजॉय किया जा रहा था। नेहा, साक्षी और चांदी ने जमकर धूम मचाई हुई थी और अंगद आरोही की जोड़ी पूरी शादी की रौनक बनी हुई थी। शादी का कार्यक्रम सकुशल पूरा हुआ और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। विवान को भी फिलहाल उसकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिलकर सही राह पर ला चुकी थी। बाकी देने का वादा हंसराज अंकल ने खुद उससे किया था, इसलिए विवान के सर से भी नफरत का भूत काफी हद तक कम हो गया था। केशव और साक्षी के बारे में भी सबको खबर लग चुकी थी, जिनकी मंगनी की डेट फिक्स कर दी गई थी। अब सारी उलझनें सुलझकर एक नई खुशी का आगाज कर चुकी थी। आज अंगद आरोही के इश्क वफा को 7 साल गुजर चुके हैं। वफा का दामन पकड़े दोनों का इश्क कमाल का इश्क साबित हुआ और इसी मोहब्बत में 4 चांद लगाती 5 साल की बड़ी बेटी अनन्या, 3 साल की छोटी बेटी परी, जिसके साथ दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत खुशी हुई अंगद आरोही की मोहब्बत मुकम्मल हो जाने की। दुआ करते हैं सबकी मोहब्बतें मुकम्मल हों। तो ये थी अंगद आरोही की प्यारी सी, सुंदर सी, सादा सी, एक सच्ची कहानी इश्क वफा। तो कैसी लगी अंगद आरोही की जोड़ी और इनकी कहानी, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।